नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आए हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहां से की है? तो दोस्तों ये की है नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली से की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन डोम अवधारणा का अनावरण किया है? तो गोल्डन डोम अवधारणा का अनावरण करने वाला देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात के केवड़िया में हुआ है, केवड़िया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या में स्थापित राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है लार्सन एंड टर्बो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा किया गया है। और मंदिर का शिलान्यास जो हुआ था वो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। 5 अगस्त 2020। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा का शिल्पकार निम्नलिखित में से कौन है? तो नटराज मूर्ति का जो शिल्पकार थे वो राधा कृष्ण शतपथी थे। ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण शतपथी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश दिल्ली में अपना दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों किया है होंडुरास ने। ऑप्शन नंबर ए, होंडुरास ने किया है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। अब 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को। और दोस्तों ज्ञान इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक माता सरस्वती का मूर्ति भी जो कि कांस्य की प्रतिमा होती है उसको साथ में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 9 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एस्प्री 2025 योजना शुरू की गई है? एस्प्री 2025। तो ये योजना शुरू किया गया है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बीमा निगम के द्वारा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध व निवारण हेतु विकसित किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है सी बॉक्स पोर्टल, SHE, सी बॉक्स पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति मिली है हरवंश चावला को, हरवंश चावला। ऑप्शन नंबर डी, हरवंश चावला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी है? तो वो वकील है इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर बी, इंदु मल्होत्रा। भारतीय चयन चाय बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2024 में भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2024 में भारत का वैश्विक चाय निर्यात में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का स्थान है दूसरा। और जो वैश्विक चाय निर्यात में शीर्ष जो स्थान है उसका है केन्या का, पहला स्थान है केन्या का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का उद्घाटन किया गया है? तो ये है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। हाल ही में घोषित भारत का 58वां माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो माधव टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय की नींव रखा गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा रखा गया है? तो वो है आपका
ये हो जाएगा आपका तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा रखा गया है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। सॉरी दोस्तों, ये ना महाराष्ट्र के द्वारा रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। एआई विश्वविद्यालय की नींव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य ने घोषित किया है, ऑप्शन नंबर बी। 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल जो है आपको पता होगा उत्तराखंड में खेला गया है, और इसमें सबसे ज्यादा जो पदक जीता है वह है आपका सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने सबसे ज्यादा पदक जीता है। इसी को दोस्तों हम लोग सर्विसेज कहते हैं, सर्विसेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका ईगा स्वीटेक ने, ऑप्शन नंबर बी। ईगा स्वीटेक ने। और ये दोस्तों आपको ये ना पोलैंड की रहने वाली है, ये पोलैंड की है, पोलैंड की। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मधुबनी की अदिति झा ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मधुबनी की अदिति झा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीता कुंड मेले का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सीता कुंड मेले का आयोजन बिहार के मुंगेर जिला में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा कालानाथ। कालानाथ जो है ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है। पाताल शब्द का विलोम क्या है? तो इसका विलोम आपका हो जाएगा आकाश, जैसे हम आकाश का पाताल बोलते हैं ऐसे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें से आपका जो मेदिनी हो जाएगा, ये धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएटिव वर्ड फॉर्म, इसमें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो स्टेटमेंट दे रखा है, एज द टीचर वाज नॉट डैश डैश विथ द आंसर सी डैश डैश द लेसन टुमारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेटिस्फाई और रिपीटेड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट हैव एवर बीन प्रिंटेड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन इसमें हिंदी का स्टेटमेंट दिया है, ये किताबें खूब बिकी। तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, दिस बुक्स दिस बुक्स वेयर सोल्ड लाइक हॉट केक्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवियम एस्टिवियम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कुछ जो ऐसे ऐसे कुछ मतलब शब्द हैं जिनका वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखिएगा, जैसे गेहूं का बार बार पूछ देता है, फिर से हल्दी का भी पूछ देता है जिसका कुकुरकुमा सोंगा होता है, धान का ओरिजा सैटिवा होता है, ये सब है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों G7 राष्ट्रों का सदस्य इसमें से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूस नहीं है, रूस नहीं है, क्योंकि G7 देशों का जो आपका G7 राष्ट्रों का जो सदस्य देश है उसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली है। दोस्तों इसका ना एक ट्रिक होता है, वो होता है जूस विथ जीएफ। तो इसमें जे से हो जाएगा आपका जापान, यू से हो जाएगा आपका यूएसए, आई से हो जाएगा इटली, सी से हो जाएगा आपका सी से कनाडा हो जाएगा, और ई से जो होगा वो इंग्लैंड हो जाएगा, और जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है?
तो इसका जो है वो लंदन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन में। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो अनुच्छेद 6 है, इसी में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों, जो विधान परिषद है, विधान परिषद जिसका गठन आर्टिकल 169 के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 169 के द्वारा किया जाता है, इसको समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, जो विधान परिषद में अधिकतम संख्या जो होता है, वो विधानसभा की जितनी संख्या होती है ना, उसकी 1/3 होती है। लेकिन इसका एक शर्त है कि इसकी संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। लेकिन अपवाद में जम्मू कश्मीर का 36 ही है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो दोस्तों, जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर, ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। ऑप्शन नंबर बी, राज्य की समेकित निधि से। दबाव समूह की कार्य पद्धति में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो तकनीक होते हैं वो हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये आपके हो जाएंगे प्रचार प्रसार, नौकरशाही, भूख हड़ताल, हिंसा, चारों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर, संथानम समिति रिपोर्ट, संथानम समिति रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा, इस समिति द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार को अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अधिक हानिकारक वर्णित किया गया है। पहला सही है। केंद्र एवं राज्य स्तर पर सतर्कता आयोग के गठन की संस्तुति भी की गई थी, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 37 नंबर, 37 नंबर, बेरूबारी संघ मामले में कहा गया कि, इसमें कहा गया कि उदेशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदेशिका संविधान की हिस्सा नहीं है। इसी को हम प्रस्तावना भी कहते हैं। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो राज्य और उसमें राज्यसभा के सीट को इसमें दिया गया है, तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 16 नहीं है, इसमें आपका 11 सीट है, 11, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा और इसमें गलत पूछ भी रहा था। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से जो आपका बूढ़ी गंडक का सहायक नदी नहीं है, तो इसमें से जो हरहरा नदी हो जाएगा, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है। बाकी मसान, पंडई और सिकटा, ये इनकी सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो 2 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अनुसूचित जाति के लिए वो आपका हो जाएगा 38, अनुसूचित जाति के लिए 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है। ऑप्शन नंबर ए, अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है नरसिम रिपोर्ट का संबंध किनके पुनर्गठन से है? नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध, तो ये है आपका बैंकिंग संस्थान से। ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग संस्थान से है। नरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? नरेगा अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था सितंबर 2005 में। ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2005 में पारित किया गया था। भारत में मुद्रा आपूर्ति माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा आपूर्ति की सभी माप में M4 सर्वाधिक सरल है।
और ऑप्शन 2 है M1 मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली माप है तथा इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। तो जो 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला प्रश्न है 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी के उत्पादन केंद्रों के स्थान को निर्धारित करता है? तो ये हो जाएगा आपका बाजार से निकटता, कुशल और अकुशल कार्य बल की उपलब्धता और सस्ता विनिर्माण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी ही। अगला प्रश्न है कोर स्फीति की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी? कोर स्फीति, कोर इन्फ्लेशन, इसकी जो अवधारणा, कोर इन्फ्लेशन की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी? तो ये दिया था आपका एक्सटेन ने, एक्सटेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सटेन, एक्सटेन। केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य है? तो ये हो जाएगा आपका कोरीय संवेग के संरक्षण के तुल्य है, कोरीय संवेग संरक्षण के तुल्य है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? तो दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है इसको प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है, प्रेरित धारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ता है? प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ता है? तो उसकी जो प्रतिरोधकता है दोस्तों वो घटती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धचालक की अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है। न्यूटन के गति के नियम लागू होते हैं जब पदार्थ की प्रकृति होती है। तो दोस्तों जब पदार्थ की प्रकृति कण प्रकृति होती है तब न्यूटन के नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो दोस्तों इसका आपका हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, सही है पहला। वेग अधिकतम होता है, ये भी सही है। और त्वरण शून्य होता है, ये भी सही है। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। अगला प्रश्न है एक ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसमें जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है उसी को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। दोस्तों जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर जिंक और निकेल की मिश्र धातु है, कॉपर जिंक और निकेल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और उत्कृष्ट धातु जैसे कि आपका हो गया सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब। अगला प्रश्न है अंडा मृदु जल में डूब जाती है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों जो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर धात्विक लक्षण या गुण का सही आरोही क्रम बताएं। तो इसका जो सही आरोही क्रम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 सूची 1 को सूची 2 को इसमें मिलान करना है। दोस्तों इसमें कुछ मिश्र धातु दिए हैं और उसका संगठन का जो उसमें जो जिसमें जो मेटल हो या नॉन मेटल जो भी हो उसके संगठन में जो उपस्थित होता है उसका नाम दिया है। तो इसको हमें मिलान करना है। पहला है कांसा,
तो पहले का आपका हो जाएगा कांसा का तांबा और टीन, तो पहले का हो जाएगा तांबा और टीन। पीतल, पीतल का हो जाएगा तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर 3। और जर्मन सिल्वर का अभी आपको बताया ही था, कॉपर जिंक और निकेल, तो ये हो जाएगा आपका तांबा जिंक और निकेल। और मृदु धातु का हो जाएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 इस किसमें दिया है 4321, ऑप्शन नंबर डी 4321। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम है? तो इसमें जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है निम्न में से जो दिया है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न तनों एवं जड़ों के रूपांतरण का सही मिलान करें एवं कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो इसमें दोस्तों दे रखा है जैसे प्रकंद दे रखा है, तो प्रकंद का जो सही उदाहरण हो जाएगा वो हल्दी होता है और अदरक होता है। तो इसमें प्रकंद का हो जाएगा हल्दी और अदरक। कुंभी रूप का जो हो जाएगा ये होगा आपका चुकंदर का, ऑप्शन नंबर 3। और तलकंद का दिया है, तो इसका हो जाएगा प्याज। और तर्कु रूपी हो जाएगा मूली का 1। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2341। 2341 ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? 2341 ऑप्शन नंबर 1 ही दिया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जो कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके टेरिडोफाइटा का, ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइटा। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों जो जीन की कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है सिस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रॉन होता है, सिस्ट्रॉन। और उत्परिवर्तन की इकाई जो होती है वो म्यूटॉन होता है। अगला प्रश्न है, जीवने यूजेनिक्स यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स, तो ये जो अध्ययन है ये अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये जो लाइकेन होता है ये रोसेला होता है, रोसेला, ऑप्शन नंबर ए रोसेला लाइकन से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? डाइसेकेराइड का, तो दोस्तों आप लोग को इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो डाइसेकेराइड का उदाहरण नहीं है। दोस्तों मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पोलोसेकेराइड ये तीन होते हैं। तो इसमें जो मोनोसेकेराइड में होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। डाइसेकेराइड में मल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होता है, जबकि पॉलीसेकेराइड में स्टार्च एवं ग्लाइकोजन होता है। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके चारों ओर की कोशिका कला को सर्कुलेमा कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा आपका पेशी तंतु। पेशी तंतु के चारों तरफ के जो कला होती है उसी को हम लोग सर्कुलेमा कहते हैं। एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? तो इसका लीबिया में, ऑप्शन नंबर डी लीबिया में इसका विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील बालसन का अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों जो सांभर झील है यही बालसन का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों बालसन क्या होता है? बालसन एक प्रकार का रेगिस्तानी घाटी होती है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी होती है, उसे ही हम बालसन कहते हैं। और जो सांभर झील है ये खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो दोस्तों जो गोंडवाना है, गोंडवाना ये भारत में नवीनतम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है वो कौन सी है? तो जो राकापोसी चोटी है, राकापोसी, ये सबसे अधिक ढाल वाली चोटी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 71, किस द्वीप का प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है?
तो वो द्वीप है आपका व्हीलर द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। व्हीलर द्वीप का प्रयोग भारत प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। और दोस्तों व्हीलर द्वीप जो है वो उड़ीसा के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसका नया नाम जो है इसी का नाम बदल के हम कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का ही नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? तो दोस्तों ये सतलुज जो नदी है ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों इनमें से जो दे रखा है इसमें से अरुणाचल प्रदेश राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, क्योंकि इसकी साक्षरता दर 65.4% है, 65.4%। और ऐसे अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, इसका 61.8% था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों वो जनजाति है बोडो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। फरवरी 2025 में इटली के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स है, इसमें एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, आपने न्यूज में भी देखा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें से जो भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों के तुलना में कम होता है, यही कथन इसका सत्य है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान ध्रुवों के तुलना में कम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयांस्क किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये टाइगा जलवायु प्रदेश में स्थित है और ये रूस में है, रूस में टाइगा जलवायु प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके समय में ह्वेनसांग भारत आया था? तो दोस्तों ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगीत सम्राट तानसेन किस संत के शिष्य थे? तो दोस्तों जो तानसेन थे ये किसके शिष्य थे? ये हो जाएंगे आपके हजरत मोहम्मद गौस के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर सी। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि किस युद्ध के दौरान मदद के लिए दी प्रदान की थी? तो ये किया गया था बोउर युद्ध के दौरान, ऑप्शन नंबर बी। और बोउर युद्ध जो है ये दोस्तों 1899 से 1902 के बीच चला था, ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर, इसमें कथन और कारण दिया है। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान रखने की बात की गई थी। तो जो 82 का आएगा ये पहला सही है कथन। और बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ये दोस्तों गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 83 नंबर, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो दोस्तों जो साइमन कमीशन का भारत आने का मेन उद्देश्य था वह प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी।
राजा राम मोहन राय को किया गया था। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था, यह हुआ था 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले रखालदास बनर्जी ने किया था। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। ऑप्शन नंबर सी, चन्ना। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल में है, वहां पे हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिहर हरिहर द्वितीय से संबंधित कथनों पर विचार करें। हरिहर द्वितीय ने राज पर परमेश्वर व महाराजा धीराज जैसे उपाधियां धारण की। और दूसरा स्टेटमेंट है, हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली तथा कांची को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। तो इसका जो हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में बोलन दर्रे में अंग्रेजी सेना भेजी गई और काबुल पर अधिकार कर लिया गया? तो ये किया गया था दोस्तों जॉन कीन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीन के नेतृत्व में। आंग्ल अफगान युद्ध जब हुआ था 1839 से 42 में जब हुआ था, तो उसी समय जॉन कीन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को भेजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो उस समय जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे ऑफिसर हैर से। ऑप्शन नंबर डी, ऑफिसर जो थे वो थे हैर से। अगला प्रश्न आपका है 89 नंबर। अगला प्रश्न है 90 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो दोस्तों, ये किया गया था आपके हिटलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिटलर के द्वारा आक्रमण किया गया था। और प्रसा के 91 नंबर आज का प्रश्न है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों आपको वर्साई में। ऑप्शन नंबर डी, 1871 में वर्साई में एक समारोह हुआ था, उसी में विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था 1871 में। अगला प्रश्न है 92। दोस्तों, ये रीजनिंग से संबंधित है। इसमें आप लोग देखिएगा, ये तीनों को मिला के कैसे इसमें जो रो को देखोगे या कॉलम को करके इसको सॉल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका 23 आएगा। आप बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाथ का उंगली से वही संबंध है जो पेन का। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा जो नीब से है, नीब से। ऑप्शन नंबर ए, नीब से। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों, अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 69 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा x+y इंटू 100। अगर इस पे आप इसको पुट आउट करेंगे तो इसका जैसे 30+30 और प्लस हो जाएगा 30 इंटू 30/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और ये 60 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69। अगला प्रश्न है, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी। तो दोस्तों, 2 वर्ष के लिए ये करती है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसको आप फार्मूला पे भी पुट करके कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं वो आपको बता देता हूँ, बाकी इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीना में 2400 प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले वर्ष दिया है इसको हम लोग 6 महीने को वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 12 2, तो ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। और उसके बाद जो PRT/100 वाला फॉर्मूला होता है
उस पर आप लोग पुट आउट करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दो दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? तो दोस्तों अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो पहले ए पाइप का निकाल लेंगे 22 और बी पाइप का 33। इसके बाद इनको 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम इसके द्वारा किया गया, 1 घंटे का काम निकाल के और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 15 हो जाएगा। 3 दिन का 30 घंटे से अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें जो है 3 दिन को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72 और ये हो जाएगा 30। और उसके बाद इसको हम कटिंग करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 12:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 99। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो दोस्तों जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये प्रश्न में दिया हो 4, 6, 9, 12 और 14, तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। और इसमें दे रखा है कि इसका दुगुना हो जाती है, तो 2x बराबर इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम लगभग आएगा 252। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 126 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम है? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपराध। अपराध के बाद हो जाएगा आपका पुलिस। पुलिस जब आएगी तो वो आपको क्या करेगी, पुलिस आएगी, फिर जज के पास लेके जाया जाएगा, उसके बाद न्याय होगा, फिर सजा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा 100 प्रश्नों का सेशन है वो समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।